ओरिएंट आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नर जनरल वाइसराय एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पूरे टॉपिक को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑथराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल्स वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग व्हिच टाइम। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऑप्शंस चारों देखें और चारों से जुड़ी हुई चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करें। ये आपकी तैयारी का एक मेन थीम होना चाहिए कि ये नहीं कि क्वेश्चन है और क्वेश्चन के आधार पे जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो क्वेश्चन में सिर्फ जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसी को टच करें। नहीं, चारों ऑप्शंस जो भी दिए गए हैं उस ऑप्शंस की क्या भूमिका है इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें वहां पे। तो पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑथराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल्स वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग व्हिच टाइम। ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लॉर्ड रिपन। इनका टाइमलाइन भी आप याद रखें, 1880 टू 84, 4 साल तक इनका रेजिम रहा गवर्नर जनरल के रूप में। लॉर्ड रिपन थोड़े उदार थे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एज कंपेयर टू लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने बहुत सारा एक्ट ऐसा पास किया था जो इंडियन, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स से जुड़ा हुआ एक्ट। लेकिन लॉर्ड रिपन का कार्यकाल एक उदार व्यक्ति का कार्यकाल माना जाता है। इन्होंने ही फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इंट्रोड्यूस कराया था 1881 में। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ऑप्शन 2 है विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये देखना है गवर्नर और गवर्नर जनरल, जो पहला टर्म है वो गवर्नर का है। गवर्नर क्लाइव एक्चुअली फर्स्ट गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर था बंगाल का, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल का बना वो वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइमलाइन था 1773 टू 1785। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, नॉट एक्चुअली रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल। नंबर 2 ऑप्शन, विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो पहला गवर्नर जनरल कोलकाता का, कैलकाटा जो आजकल कोलकाता कहलाता है, कलकत्ता का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, और इंडिया का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ये सही है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 3. Who among the following Governor Generals created the Covenanted Civil Services of India, which later came to be known as the Indian Civil Service? Who among the following Governor Generals created the Covenanted Civil Service of India, which later came to be known as the Indian Civil Service? Option 1 है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 2 लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन 3 कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। एक्चुअली जो सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में काफी सुधार किया था, जुडिशियल सर्विसेज और जो मीन्स रेवेन्यू लाइक जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बीच डिमार्केशन किया, और जैसे न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट जजेज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसको सेपरेट किया। तो कॉर्नवालिस को, ये ऑप्शन सही है, who among the following governor generals created the covenanted civil service of India, which later came to be known as the Indian civil service। आज आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज या यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, उसका जनक कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। फोर्थ, बाय, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, by a regulation in 1793 the district collector was deprived of his judicial power and made the collecting agent only. What was the reason for such a regulation? मीन 1793 के
1793 के एक्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वर डिप्राइव्ड ऑफ हिज जुडिशियल पावर एंड मेड द कलेक्टिंग एजेंट ओनली। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने बोला जुडिशियल सर्विसेज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इस दोनों को सेपरेट करने वाला व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। मेड द कलेक्टिंग एजेंट ओनली, व्हाट वाज द रीजन, बट इसके पीछे रीजन क्या था? पहले क्या था कि जो सिविल सर्वेंट थे उन्हीं के पास रेवेन्यू पावर भी था और उन्हीं के पास जुडिशियल पावर भी था। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि क्या रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन फॉर सच अ रेगुलेशन टू सेपरेट district collector power from judicial power. Lord Cornwallis felt that the district collector's efficiency of revenue collection would enormously increase without the burden of additional work. ये ऑप्शन गलत है, रॉन्ग है। दूसरा, Lord Cornwallis felt that judicial power should compulsorily be in the hands of European, while Indian can be given the job of revenue collection in the hands in the district. ये भी appropriate नहीं। Lord Cornwallis was alarmed at the extent of power concentrated in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person. ये मेन कारण था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी ये डाउट हो गया था कि ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और उससे भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ेगी, पारदर्शिता कमेगी और जो मेन एम होता है ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का, वो भी प्रभावित होगा। तो दोनों की शक्तियां यदि अलग अलग व्यक्ति में रहेंगी तो एक व्यक्ति रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, दूसरा व्यक्ति यदि उससे जुड़ा हुआ केस पे बहस कर रहा है तो वहां भ्रष्टाचार की संभावना कम बनेगी। जैसे आपके पास ही वो केस भी जाए आपके जुडिशियल पावर के तहत, जहां आप उसको जजमेंट दें और आप ही को उस रेवेन्यू कलेक्शन की भूमिका भी अदा करनी है, तो वहां पे भ्रष्टाचार की संभावना स्वाभाविक बढ़ेगी। इसलिए इन्होंने इस प्रोविजन को लाया। चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, द जुडिशियल वर्क डिमांडेड अ डीप नॉलेज ऑफ इंडिया and a good training in law, and Lord Cornwallis felt the district collector should be only a revenue collector. नहीं। चौथा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the tendency for increased litigation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provisions? The tendency for increased litigation was visible after the introduction of the land settlement systems of Lord Cornwallis in 1793. 1793 की जब चर्चा करते हैं तो एक टर्म याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस कराया था। जैसे आप जानते हैं रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब यहाँ क्वेश्चन इससे ये है कि द रीजन फॉर दिस इज नॉर्मली ट्रेस्ड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस? नंबर ए, मेकिंग जमींदार पोजीशन स्ट्रॉन्गर विद द रैयत। नंबर बी, मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी an overlord of zamindar. Number C, making judicial system more efficient. D, none of the above. A, B and C. एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। The tendency for increased litigation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following? अभी क्या कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब 1793 में जो सिस्टम लागू किया लैंड सेटलमेंट का, क्या इसके कारण लिटिगेशन बढ़ गए कोर्ट में? इसके कारण काफी केसेज आ गई? नहीं, एक्चुअली ये जो व्यवस्था थी वो तो थी, सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे था कि इन्होंने कोर्ट फी को हटा दिया। जैसे आज के समय में भी कोर्ट में बहुत ज्यादा केसेज क्यों होती है? क्योंकि कोर्ट जाने में तो समस्या नहीं है, कोर्ट जाने के बाद समस्या होती है जब वकील साहब का फीस काफी फी पे करना पड़ता है।
तब लोग परेशान होकर कई बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं, झूठे केसेस से भरे पड़े हैं और झूठे केसेस फ्रेम होते हैं। उस समय भी यही हाल था, कोर्ट फी को जीरो कर दिया गया, वो लॉयर पे छोड़ दिया गया। तो कोर्ट फी जब जीरो हो गया तो लिटिगेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होने लगा। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, नॉन ऑफ द अबव, यहाँ पे कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलवर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू। अब आपको देखना पड़ेगा इलवर्ट बिल कंट्रोवर्सी एक्चुअली था क्या। कई बार यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है ऑलरेडी, और इवन स्टेट पीसीएस में, तो हर स्टेट पीसीएस में, जब यूपीएससी में कई बार पूछा गया। 1883 में एक बिल पास किया गया था। अब ये टाइम लाइन यदि आप किसी गवर्नर जनरल वाइसराय का ध्यान में रखेंगे तो इससे इंटरकनेक्ट करने में आपको सुविधा होगी। लॉ 1883 अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। 1880 टू 84 ये टाइम लाइन था लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन थोड़े उदार थे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। कुछ कुछ चीजें जब आगे या तो आपने जो पढ़ा होगा उसके आधार पर जब डिस्कस कर रहे हैं तो समझ पा रहे हैं, या आगे के क्वेश्चन के साथ साथ आपकी सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। द अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन ए, imposition of certain restrictions to carry arms by the Indians। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। ये किस चीज के संबंध में चर्चा कर रहा है? कैरी आर्म्स से जुड़ा हुआ था एल्बर्ट बिल क्या? नंबर बी ऑप्शन क्या कह रहा है? इंपोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेजेज। क्या ये न्यूज़पेपर और मैगजीन से जुड़ा हुआ था एल्बर्ट बिल? सी ऑप्शन क्या कह रहा है? रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस imposed on the Indian magistrate with regard to the trial of the Europeans। तो ये चर्चा हो रही है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस imposed on the Indian magistrates or judges with regard to the trial of the European। और चौथा क्या है? रिमूवल ऑफ अ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड कॉटन। तो क्या ये इंपोर्टेड कॉटन के संबंध में इलवर्ट बिल था, या ये तीनों आपने देखा? ये चौथा एक्चुअली सही है। क्या है ये? इलवर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इलवर्ट बिल उस समय रेसिज्म तो अपने चरम पे था, जब इंडियन जजेज या इंडियन मैजिस्ट्रेट्स यूरोपियंस के केसेस को डील करते थे, तो सॉरी यूरोपियन केसेज को डील करने के लिए इलवर्ट बिल लाया गया, एक बिल लाया गया इलवर्ट महोदय के द्वारा, जिसमें यह प्रोविजन रखा गया कि इंडियन जजेज भी यूरोपियन के केस को देख सकते हैं। इसी को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई यूरोपियन कम्युनिटी के बीच कि इंडियंस आर इंफीरियर टू ओवरसी द केसेज ऑफ यूरोपियंस। अब एक साइड तो ये डिस्कशन हुआ कि इंडियंस आर इंफीरियर, तो वो यूरोपियंस के माइंडसेट में पहले से था, लेकिन जब इस बिल पे इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ तो इंडियन नेशनलिस्ट के दिमाग में भी ये चीजें आई कि ये हमें जेन्युइनली अपने से इंफीरियर समझते हैं। खैर, यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर ये है, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियन। तो पहले सिंपल यूरोपियंस के केस को यूरोपियन जजेज ही डील करते थे, लेकिन इलवर्ट बिल में चूंकि रिपन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, पहले भी बोल चुका हूं, वो उदार थे, तो उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाया था। उनके रेजिम में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, जो डिस्क्वालिफिकेशन इंडियन मैजिस्ट्रेट्स पे था, या जजेज प्रमोशन में जो कि उनको यूरोपियन केसेस को ट्रीट कर सके, इसको हटाया गया था। लेकिन बाद में कॉन्ट्राडिक्शन के कारण फिर चीजें बदल गई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? जजेज, मैजिस्ट्रेट्स और रिगार्डिंग मीन्स आप इसको ये भी कह सकते हैं रेसिज्म या यूरोपियन जजेज एज कंपेयर्ड टू इंडियंस, यूरोपियन पीपल एज कंपेयर्ड टू इंडियन पीपल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एट अ टाइम व्हेन एम्पायर्स इन यूरोप were crumbling before the might of Napoleon, which one of the following governor general kept the British flag flying high in India? अब देखिए, यहां दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर एक,
या तो आप टाइमलाइन इसका ध्यान रखें सारे गवर्नर जनरल का, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा, नेपोलियन का टाइम पीरियड क्या था? नेपोलियन का टाइम पीरियड क्या था? तो आप इसके आधार पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन, यदि वारन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड को देखें तो 1773 टू 85 है। कॉर्नवालिस 1786 टू 93 और लॉर्ड बेलेस्ली 1798 टू 1805, लॉर्ड हेस्टिंग्स ये आगे का। आपको यहां पे ध्यान रखना है नेपोलियन का जो टाइमलाइन था, नेपोलियन का टाइमलाइन 1799 से 1815 तक, जहां वाटरलू के वॉर में इनका डेथ हो गया, एग्जाइल में गए नेपोलियन। So at a time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which one of the following governors general kept the British flag flying high? तो नेपोलियन के टाइम में सिंपल क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश फ्लैग को इंडिया में संभाल के रखा? लॉर्ड बेलेस्ली के टाइमलाइन से मिल रहा है 1798 टू 1805, और इसका भी टाइमलाइन हमने बताया 1799 टू 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों, आप नेपोलियन के विषय में यदि आपको जानकारी है, नेपोलियन बोनापार्ट, तो आप एक तरफ से उधर से कंफर्म हो लें। दूसरा, इसके टाइमलाइन को यदि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसका टाइमलाइन यदि रेजिम का पता है तो आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया, व्हाट वाज सॉल्व्ड बाय द एल्बर्ट बिल इन 1883? अगेन फिर से रिपीट हो रहा है, reference to colonial rule in India, what was solved by the Elbert Bill in 1883। अब आप इसे समझ पा रहे होंगे कि एल्बर्ट बिल के संबंध में 1883 की चर्चा अभी पहले हो चुकी है। क्या डिस्कस किया जा सकता है यहाँ पे? नंबर ए, टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट पार एज फार एज द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स वाज कंसर्न्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। फिर ये जुडिशरी से बात हो रही है, जुडिशरी के संदर्भ में क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन एंड ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट पार, मींस इक्वलिटी पे बात हो रही है। दूसरा ऑप्शन है टू इंपोज सीवियर रिस्ट्रिक्शन, किस पे इंपोज करेंगे सीवियर रिस्ट्रिक्शन? ऑन द फ्रीडम ऑफ द नेटिव प्रेस। तो ये प्रेस के संबंध में बात हो रही है, क्या एल्बर्ट बिल प्रेस से जुड़ा है? नहीं, ये आपको क्लियर है अब। टू इनकरेज, नेक्स्ट ऑप्शन, टू इनकरेज द नेटिव इंडियंस, टू इनकरेज द नेटिव इंडियंस टू अपीयर फॉर सिविल सर्विस, ये सिविल सर्विस से जुड़ा हुआ है? नहीं, इसको कट करिए। टू अलाउ नेटिव इंडियंस, नेक्स्ट ऑप्शन, टू अलाउ नेटिव इंडियंस टू possess आर्म्स बाय अमेंडिंग द आर्म्स एक्ट, ये भी आपको पता है नहीं। और ये आपको पता है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ये डिस्कस कर रहा है किस संदर्भ में? एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किस बात पे थी? यूरोपियन और इंडियन जजेज के लेवल पे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब देखिए यहां भी किसी भी टॉपिक को वन डायमेंशनल में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। यदि हम यहाँ गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं तो गवर्नर जनरल पूरे सिस्टम का बैकबोन है, क्योंकि कोई भी समय रहा होगा एक गवर्नर जनरल, गवर्नर वाइसराय होगा ही होगा, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रतिनिधि था, जो इंडिया को लीड करता था, इंडिया को रूल कर रहा था। तो आप उसके टाइमलाइन को जरूर ध्यान रखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हाँ, वो कहने का मतलब ये था कि जब गवर्नर जनरल इंडिया को रूल कर रहा है तो चाहे वो इकोनॉमिकल सिचुएशन हो, उस समय भी गवर्नर जनरल को लिंक करेंगे, चाहे जुडिशियल समस्या हो, सोशल समस्या हो, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट हो, सब में गवर्नर जनरल के टाइमलाइन को आप लिंक कर सकते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पिट्स इंडिया एक्ट, वारन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, वर्नाकुलर एक्ट, कर्जन, एल्बर्ट बिल। चूंकि अभी एल्बर्ट बिल पे चर्चा कई बार हो गई, तो ये आप इजिली समझ सकते हैं। एल्बर्ट बिल रिपन के समय था, टाइमलाइन भी आपको बता दिया गया, तो ये करेक्ट है
पहला ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, क्या कह रहा है, कौन सा नॉट करेक्ट। अब इसके आधार पे आप नीचे से ऊपर जाएं तो भी, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अभी इस पे भी चर्चा हुई थी जब हमने रिपन की चर्चा की थी इल्बर्ट बिल पे, तो लिटन की वहां फर्स्ट क्वेश्चन लिटन की भी चर्चा थी। लिटन एक कंजर्वेटिव, थोड़ा क्रूएल था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये एक्चुअली लिटन से 1878 का है, ये लिटन, लॉर्ड लिटन के समय की बात। तो एक कर्जन रॉन्ग ऑप्शन है। कर्जन जो आपके यहाँ था ना, ये बंगाल पार्टीशन से जुड़ा हुआ है, बंगाल पार्टीशन 1905। तो खैर ये ऑप्शन गलत है। डॉक्ट्रिन ऑफ, तो यहाँ एक ही विच वन ऑफ, तो ये तो हो ही गया ऐसे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, तो 1784 की यदि बात कर रहे हैं हम, तो वैरन हेस्टिंग्स का टाइम आपको याद होगा 1773 टू 85। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति जो है, ये आप 1848 टू 1856 में लॉर्ड डलहौजी, जिनके समय में बहुत सारा काम हुआ है, जैसे इंडियन रेलवे का विस्तार, इंडियन रेलवे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने कराया था, लॉर्ड डलहौजी। टेलीग्राफ, वो भी लॉर्ड डलहौजी ने। एक एक्ट आया था बिडोरी मैरिज एक्ट, ये भी लॉर्ड डलहौजी। तो तीन चार कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा माइंड मैप पे रखें। इसका आंसर ये है, दिस वन इज रॉन्ग, इट मीन द ऑप्शन सी इज करेक्ट इन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following viceroys of India during the British rule। वाइसरॉय, वाइसरॉय की चर्चा हो रही है। और कंसीडर द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, क्रोनोलॉजी आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्या क्रोनोलॉजी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी लॉर्ड कर्जन की चर्चा की हमने, बंगाल विभाजन से जोड़ के, तो 1905, थोड़ा आईक्यू भी लगाना होगा आपको, ये 1905 का समय। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड इरविन का टाइमलाइन, लॉर्ड इरविन का टाइमलाइन कब, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय, महात्मा गांधी के समय, 1930 के आसपास। लॉर्ड हार्डिंग, अब कुछ चीजों को कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग जब दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था तो बम फेंका गया था 1911 की बात, 1912, 1912। तो ये आपका टाइमलाइन है लॉर्ड हार्डिंग का 1912 के आसपास, 1930 के आसपास, 1905 के आसपास। तीन ऑप्शन से भी आपका चौथा ऑप्शन इजीली निकलेगा। तो आप यहां भी देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या दो ऑप्शन भी यदि आपके पास आ जाते हैं करेक्टली, आप जान रहे हैं, तो तीन चार बहुत हद तक संभावना बनेगी, प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप उसको आंसर कर सकें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, 1 3 2 4। कंसीडर फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, 1 3 2 4। तो ये 1930, चलिए इस पे भी चर्चा कर ही लेते हैं। एक ये जैसे हाँ 1898 टू 1905, इसका 1930 के आसपास आप वो रखिए, 1912 के आसपास रखिए। और ये जो है आपने देखा होगा जब सेपरेटिज्म या मॉन्टेग चैम्सफोर्ड की बात होती है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 और 1919 का मॉन्टेग चैम्सफोर्ड, तो आप इसको 1919 के आसपास रखिए। अब डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ। 1 2 1 1 के बाद 3 2 1 3 2 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
इसमें यही है कि आपको इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा, चीजों को इंटरकनेक्ट करिए। लॉर्ड कर्जन, बंगाल पार्टीशन, आप डायरेक्ट क्रोनोलॉजी को याद करेंगे तो वो रटने से काम नहीं होगा, आप भूल जाएंगे, क्योंकि लाखों चीजों को याद करना है, वो इंटरकनेक्शन के द्वारा इजिली आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कुछ ऐसा काम किया, बंगाल विभाजन में इसी का हाथ रहा, और इससे जुड़े हुए कुछ मीन्स सेइंग्स भी रहे हैं, जैसे आगे आप समय के साथ समझ पाएंगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, इरविन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following repealed the vernacular phrase act? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ी देर पहले चर्चा भी हुई थी। Who among the following repealed the vernacular? Yes. रिपील लॉर्ड रिपन ने किया था, क्योंकि ये व्यक्ति उदार था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस कराया था लॉर्ड लिटन ने, जस्ट इसके पहले। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 में इसका रेजिम रहा था लॉर्ड लिटन का, और लॉर्ड रिपन का 1880 से 1884। तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जिसको लिटन ने इंट्रोड्यूस कराया। 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे रिमूव किया, रिपील किया। तो आंसर क्या होगा? बी। अब लॉर्ड डफरिन, जैसे यहां याद ऐसे कर सकते हैं, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना के समय की बात। ये भी टाइमलाइन किस समय का है? जस्ट लॉर्ड रिपन के बाद 1885 आईएनसी, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, लॉर्ड डफरिन, इसको ऐसे याद करते हैं, लॉर्ड डफर डफरिन। एनीवे, कर्जन आप समझ ही रहे हैं, बंगाल पार्टीशन, हार्डिंग जो बम फेंका गया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कांग्रेस इज tottering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise. This statement is attributed to कांग्रेस इज टॉटरिंग। तो इनके समय में तो कांग्रेस का फॉर्मेशन ही हुआ, लॉर्ड लिटन उससे पहले कांग्रेस फॉर्मेशन, आप यहां भी इंटरकनेक्ट करिए। टाइमलाइन क्या है? डफरिन 84 के बाद, लिटन 1876, 76 से 80, जबकि फॉर्मेशन कांग्रेस का कब हुआ है? 1885 में। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? ये 1905 की चर्चा हुई है, 1898 टू 1905, लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन के समय। इनका ये कथन था कि कांग्रेस इज टॉटरिंग इट्स फॉल, एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशन व्हाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू पीसफुल डिमाइस, कि शांति से कांग्रेस को समाप्त होने दें। एनीवे, तो ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब जो आज का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो इसी का प्रोमोटेड रूप, या जो भी फॉरवर्ड करके यहां तक आए हैं, उस समय की बात हो रही है, अभी ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री की, कि हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। फिर वही बात आएगी, ये जो उदार व्यक्ति हैं, थोड़े उदार, ये ऑप्शन सही है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने में इनका योगदान रहा है। ठीक है, डलहौजी तो 1848-46, कैनिंग आपका 1857 के समय, जो आपके यहाँ 1857 का वॉर हुआ। लॉर्ड कर्जन, बंगाल पार्टीशन। लॉर्ड रिपन was the person who was interested in the promotion of Indian people और Indian people behavior। लॉर्ड रिपन को थोड़ा उदार इसलिए माना जाता है, कुछ ऐसी ऐसी चीजों को इन्होंने किया जिससे भारतीय जीवन स्तर कहें या भारतीय लोगों में कुछ सुधार उनके स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट? ये एक्चुअली कर्जन, अब इसको बहुत ज्यादा नहीं देखना है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उस समय का लॉर्ड कर्जन ने इसको लिखा था। Which of the following pairs is not correctly matched? अब देखिए, अब आप खुद देख सकते हैं, हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल वॉर, लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो इस क्वेश्चन को, इसको दो प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। एक तो जब ये सारी चीजें, सारे वॉर्स आप पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है
फर्स्ट वॉर, सेकेंड वॉर, थर्ड वॉर, इसमें ये क्लियर होगा कि कौन से गवर्नर जनरल के समय या कौन वाइसराय के समय या। अब जैसे बैटल ऑफ बक्सर जब आप पढ़ते हैं 1765 का, तो हेक्टर मुनरो उस समय था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, वेलेस्ली और कॉर्नवालिस। अब यहां पे आप याद कर सकते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय एंग्लो नेपाल वॉर हुआ है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 to 1805, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर मतलब टीपू सुल्तान से संबंध है। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये 1793 के आसपास, 86 to 93, ये नहीं, दिस वन इज इनकरेक्ट। Which of the following pair is not correctly matched? तो ऑप्शन आपका कौन सा आएगा? डी, ऑप्शन डी, आंसर डी। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा वॉर को भी पढ़ें और उसके टाइमलाइन को आप ध्यान रखें तो चीजें आसान हो। Who was the Governor General of India in 1857? अब सिंपल बात है, जैसे डलहौजी को आप जान रहे हैं, शायद अभी चर्चा भी हुई 1848 से 56 तक। एक कुछ चीजों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। जैसे लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने कैननाइज कर दिया, कुछ दूसरे तरीके से जैसे भी आप याद कर सकें, कैननाइज किया। क्या? जो कैनन का इस्तेमाल आपके 1857 में, तो आप उस तरीके से भी याद करें, लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857, या आप जिस तरीके से याद कर सकें। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। यहां ये बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा समझने का है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, और यह सिंपल क्वेश्चन का एक जवाब दें कि भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1948 to 49। आप ये तो जानते हैं कि पहला राष्ट्रपति कौन था देश का, ये तो आपको पता है कि पहला राष्ट्रपति आपके देश के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन वो कब बने? इसमें बहुत सारे लोगों को टाइम लाइन का कंफ्यूजन हो जाएगा। देश आजाद हुआ, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सेलेक्ट हुए, ऐसा नहीं था। इसलिए नहीं था कि 1947 में देश आजाद हुआ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जरूर बन गए, लेकिन राष्ट्रपति का जो डेजिग्नेशन आया वो 1950 से हुआ, जब आपका देश गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद, ऑन 26 जनवरी 1950। उसके बीच में क्या हुआ? फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जिस समय देश आजाद हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे अपने? ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। यहां चर्चा है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, ये राजा सी राजगोपालाचारी, इनको ध्यान रखिए। Assertion, according to the Wavell plan, the number of Hindu and Muslim members in the executive council were to be equal. Number of Hindu and Muslim members in the executive council were to be equal. अब बात हो रही है वेवेल प्लान की। वेवेल प्लान अकॉर्डिंग टू असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो असर्शन रीजनिंग में पहला करेक्ट भी होना चाहिए और उसका प्रॉपर रीजन भी प्रोवाइड हो, तब वो मैच करने में सुविधा होगी। पहले हम यहाँ सीधा स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेवेल प्लान, द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेर टू बी इक्वल। रीजन क्या कह रहा है? हाँ, वेवेल प्लान के तहत क्या कह रहा है? नंबर ऑफ हिंदू और मुस्लिम मेंबर, हिंदू और मुस्लिम मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बराबर होंगे। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में
हिंदू मुस्लिम की संख्या बराबर होगी। तो ये तो सही है, वेबल प्लान इस पे आधारित था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिंदू और मुस्लिम की संख्या को बराबर किया जाएगा। उसके पीछे रीजन था, उस समय बहुत वो इंडियन का सपोर्ट चाह रहे थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो थी ही इनकी, इंडियन का सपोर्ट इसलिए चाह रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है। रीजन इनका देखिए, वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन। उनको यहाँ के पार्टीशन से क्या लेना, वो तो चाहते ही थे कि जितना ज्यादा से ज्यादा ब्रेक हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो ये ऑप्शन ए ठीक है, बोथ आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, असर्शन सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड कॉर्नवालिस इनेक्टेड द परमानेंट सेटलमेंट। कॉर्नवालिस के संबंध अभी मैं चर्चा भी किया था, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट आप जान रहे, थोड़ी देर पहले महलवाड़ी और रेतवाड़ी की चर्चा की। तो ये ऑप्शन सही है, लॉर्ड वेलेस्ली adopted the policy of subsidiary alliance। सब्सिडी अलायंस, ये ऑप्शन सही है। इन्होंने सब्सिडी अलायंस की नीति अपनाई डिफरेंट जो नेटिव किंगडम थे उनके साथ, लॉर्ड वेलेस्ली, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, चार्ल्स मेटकैफे, ये भी सही है। ये जब आप पढ़ेंगे, चार्ल्स मेटकैफे को लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है, ये भी कुछ उदार थे प्रेस के प्रति। लॉर्ड डलहौजी, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, तो अभी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा हुई थी। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, हु इज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया? लॉर्ड डलहौजी नहीं है, कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस की भी चर्चा हुई। तो चलिए ऑप्शन आप देख लीजिए, 1 2 3 इज करेक्ट, 20 करेक्टली मैच्ड, ये तीनों सही हैं, ये गलत। नेक्स्ट, which of the following were introduced in India during the period of Lord Dalhousie? चलिए इसको देखते हैं। हम बात कर रहे हैं लॉर्ड डलहौजी की। कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल को याद रखने से आपका काम आसान हो जाएगा, और हमारा मकसद भी आपके काम को आसान बनाना है। द गारंटी सिस्टम was introduced to attract investors for railways। जिस समय रेलवे का विस्तार हो रहा था, किसके समय में हो रहा था? ये तो आपको पता है, लॉर्ड डलहौजी के समय 1840-56 फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया था। आप जान ही रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने इंडियन रेलवे को इंट्रोड्यूस कराया। गारंटी सिस्टम क्या है यहाँ पे? गारंटी सिस्टम ये था कि ऑब्वियसली रेल के विस्तार के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट किया जाए, एक समस्या थी। आप नई इंडस्ट्री खोलते हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें आपको लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है, काफी प्रॉफिट काफी लॉस भी हो सकता है। तो जो इन्वेस्टर्स थे, ब्रिटिश इन्वेस्टर्स, वो एक गारंटी खोज रहे थे कि हमारा इन्वेस्टमेंट हो उसमें नुकसान ना। तो इट वाज assured बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट वी विल प्रोवाइड यू 5% इनकम, means surety of 5% guarantee system, that is called guarantee system। they will provide 5% अर्निंग इन एनी केस, किसी भी स्थिति में आपको 5% की गारंटी दी जाती है। तो ये ऑप्शन सही है। टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस्ड, अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वाज सेटअप, यस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी? ऑल थ्री, 1 2 3। नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस और बफर स्टेट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल? कॉर्नवालिस बहुत बाद में, वारेन हेस्टिंग, ऑकलैंड एंड एलन बारो। वारेन हेस्टिंग सबसे पहला, और इन्होंने ही इसको रिंग फेंस की नीति को स्टार्ट किया था। बफर स्टेट की नीति को आप पढ़ेंगे तो क्लियर हुआ होगा या क्लियर हो जाएगा। ये वारेन हेस्टिंग्स का है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वेर कैरीड आउट अंडर वारेन हेस्टिंग्स? फिर से, he brought the dual government of Bengal to an end।
He codified the Hindu and Muslim laws. He introduced permanent settlement. He established the Diwani and Faujdari अदालत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. यस, तो यहां देखिए आपको डायरेक्टली, ये तो आप कई बार देख चुके हैं. परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस कराया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस. पहला ऑप्शन सही है. ड्यूअल गवर्नमेंट जो लॉर्ड क्लाइव के समय बैटल ऑफ प्लासी बक्सर के बाद जो सिचुएशन सर्कमस्टांस इंडिया में क्रिएट हुआ, जिसमें डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी एक टर्म आता है इंडियन हिस्ट्री में, मीन्स बिना जवाबदेही के सत्ता. आप हमारे अधीन भी हैं, हमारी कोई जवाबदेही भी नहीं. इसी आधार पे उन्होंने, जैसे उसमें क्या था, रेवेन्यू हम वसूलेंगे, सिविल मैटर हम डील करेंगे, और जो निजामत क्रिमिनल केसेज होंगी वो आप इंडियन देखेंगे. क्लाइव ने ऐसी व्यवस्था की थी. जो क्रिमिनल मैटर हुआ वो जो नवाब हैं, जो यहाँ के राजा हैं, वो डील करेंगे, लेकिन रेवेन्यू मैटर हम डील करेंगे, ब्रिटिशर्स. तो एक ड्यूअल मीन्स द्वैत शासन कहा जाता था. तो इसको हटाया किसने? ही ब्रॉट द ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल टू एन एंड. ये करेक्ट है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था. ही कोडिफाइड द हिंदू एंड मुस्लिम लॉज. ये भी करेक्ट है, उसने हिंदू और मुस्लिम लॉज को कोडिफाई करने की कोशिश की. तीसरा, इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट. ये रॉन्ग है. ही एस्टेब्लिश द दीवानी एंड फौजदारी अदालत. ये भी सही है. जैसे अभी टर्म आया ना, ड्यूअल सिस्टम को खत्म तो किया, लेकिन ड्यूअल सिस्टम को किस आधार पे खत्म करेगा? जब तक आपकी अदालत नहीं होंगी. इन्होंने दीवानी फौजदारी अदालत, दो तरह की अदालत होते हैं जैसे आप जानते हैं. दीवानी जो सिविल मैटर को डील करता है, फौजदारी जो क्रिमिनल मैटर को डील करता है. अभी बीएनएस और बीएनएसएस, भारतीय न्याय संस्था और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, पहले क्या था? इसके जस्ट पहले आईपीसी और सीआरपीसी. एनीवे, तो आंसर कौन सा सही हुआ? तीसरा रॉन्ग हो गया. इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट बाय कॉर्नवालिस 124. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वाज गवर्नर जनरल. वेलेस्ली की चर्चा हो चुकी है 1798 टू 1805. The Nawab of Awadh was forced to give over all of his territory to the company. अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हुई थी ना लॉर्ड वेलेस्ली की नीतियों की. The Nawab of Awadh was forced to give over all of the territory to the company in 1801 as he failed to pay the subsidy forces. For the subsidy forces. तो लॉर्ड वेलेस्ली की कौन सी नीति थी? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी. Subsidy alliance. Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds. Consider the following with reference to modern Indian history. The doctrine of lapse, subsidy alliance, treaty of Lahore, Pitt's India Act. अब देखिए यहाँ टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान रखिए. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय का था, 1848 से 56, लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने रेलवे और टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस कराया. सब्सिडी अलायंस, ये किसकी बात हो रही है? वेलेस्ली. सब्सिडी अलायंस 1798 टू 1805. अब मान लीजिए कि ट्रीटी ऑफ लाहौर को हम रखते हैं, इसकी भी चर्चा चूंकि हम कर चुके हैं. ट्रीटी ऑफ लाहौर की चर्चा अभी नहीं की थी. ये कब की है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784. अब इसे मैच कर सकते हैं आप ऑप्शन के तहत भी कर सकते हैं. ये तीनों ऑलरेडी चूंकि डिस्कस हो गया है, ये तीनों एक को डिस्कस पिछले क्वेश्चन में नहीं किया है, तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं कौन सा आंसर होगा. ये बात का है ट्रीटी ऑफ लाहौर, लेकिन इसको देखिए 1784 है, यहाँ 1848 है, 1798 है. तो आप 1784 से स्टार्ट कीजिए. इस ऑप्शन को देखिए कहां पे आ रहा है. 1784 का ऑप्शन, पिट्स इंडिया एक्ट 4 को पहले रखिए. यहां तो ऑप्शन ऐसे ही सही हो जा रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा टेढ़ा ऑप्शन है नहीं, लेकिन आपके पास तीन ऑप्शन ऐसे ही सही जा रहे हैं, 4,
4 will be first 1784, सब्सिडी अलायंस उसके जस्ट बाद 1798, उसके बाद आपका ट्रीटी ऑफ लाहौर, और उसके जस्ट बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स। ये ऑप्शन तो आंसर आपका कौन सा होगा? डी। ही वॉज द लॉन्गेस्ट reigning viceroy of India and many important events occurred during his tenure such as। देखिए अब यहाँ पे दो तीन टर्म यहाँ देखा जा सकता है, गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। जैसे क्वेश्चन आता है फर्स्ट गवर्नर कौन था? फर्स्ट गवर्नर लॉर्ड क्लाइव एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इन बक्सर। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773? फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, क्योंकि जो दोनों अलग प्रेसिडेंसी थी मद्रास एंड बम्बई, एक ही के अधीन वर्क करना शुरू हुआ। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब वाइसराय की चर्चा हो रही है, वाइसराय कौन? आपने देखा 1857 का वॉर, सॉरी रिवॉल्ट, 1857 का रिवॉल्ट। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश सरकार हिल चुकी थी, उनके मन में एक भय हो गया था कि इंडियन को कंट्रोल करना बहुत इजी नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश क्राउन ने, और इंडियन जो गवर्नर जनरल थे उनको वाइसराय की उपाधि दी गई। अब वो डायरेक्ट क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वर्क कर रहे थे। तो कौन था उस समय? ही वाज वाइसराय की चर्चा इसलिए मैंने की, ये लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। He was the longest reigning viceroy of India and many important events occurred during his tenure such as the Government of India Act 1935 came into force। ये दरअसल जो बात हो रही है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी अगस्त ऑफ 1940 के आसपास, द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ये भी समझ रहे 1942। ये दरअसल इनका जो कार्यकाल रहा वाइसरॉय में सबसे लंबा, लॉर्ड लिनलिथगो वाइसरॉय में सबसे लंबा कार्यकाल, और जो गवर्नर जनरल में सबसे लंबा कार्यकाल वॉरेन हेस्टिंग्स का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल and thus the first of British India, he became the British resident in the Bengali capital of Murshidabad। He was actually वॉरेन हेस्टिंग्स की बात हो रही है। As per the Indian Independence Act of 1947, the Governor General of India was to be, आप एक्ट ऑफ 1947 को याद रखेंगे, क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं वो ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने 1773 से एक्ट को उठाना है, और 1773, 81, 84, 1793, 1813, 1833, 20-20 साल का चार्टर था, तो 20-20 साल का गैप आपको दिखेगा। 1833, 1858 जहां जहां कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है तो उसमें कुछ रिफॉर्म किए गए हैं इन बिटवीन। 1861, 1893, तो 1891, 1909, 1990, 1990, 1935 और 1947। एनीवे 1947 के तहत क्या कहा जा रहा है? इलेक्टेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, the Governor General of India was to be elected by the first
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय ऑन द एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ऑप्शन सी, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क on the advice of the Dominion cabinet, and option D, nominated by the Dominion cabinet based on the recommendation of the viceroy। आप समझ रहे हैं कि ये आजादी के समय की बात है, तो स्वाभाविक है कि आजादी के समय हमारा पक्ष थोड़ा ज्यादा मजबूत हो चुका था, इंडियन पक्ष थोड़ा ज्यादा मजबूत हो चुका था, उनको थोड़ी ज्यादा आजादी मिल रही थी अपने काम के प्रोसेस में। तो ये ऑप्शन टोटली गलत है। नॉमिनेटेड बाय द डोमिनियन कैबिनेट, ये डोमिनियन कैबिनेट नॉमिनेट करेंगे किसी मेंबर को, गवर्नर जनरल को, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वाइसरॉय। वाइसरॉय जब रिकमेंड ही करेगा तो फिर नॉमिनेटेड बाय द डोमिनियन कैबिनेट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वाइसरॉय। वाइसरॉय का रिकमेंडेशन ही जब सर्वोपरि होगा तो फिर हमें छूट तो कुछ मिलेगी। हम 1947 के आसपास की बात कर रहे हैं, जहां हम स्वतंत्रता के नजदीक जा रहे हैं, वहां ब्रिटिश पक्ष कमजोर हो रहा है, हमारा पक्ष मजबूत हो रहा है। ये ऑप्शन एक्चुअली अप्रोप्रिएट है। अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क, अपॉइंट ब्रिटिश मोनार्क करेगा, लेकिन एडवाइस किसका होगा? डोमिनियन कैबिनेट, जो हमारा कैबिनेट है उसके एडवाइस पर ब्रिटिश मोनार्क अपॉइंट करेगी। ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ब्रिटिश इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रांसिस बकानन, कौन थे ये? फ्रांसिस बकानन वाज ए फिजिशियन हु विजिटेड इंडिया। आप पढ़े होंगे तो ठीक है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस, दिस वन इज करेक्ट। वाज ए फिजिशियन हु विजिटेड इंडिया, वाज ए सर्जन टू वन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी सही है, वाज ए सर्जन। अंडरटुक डिटेल्ड सर्वेज ऑफ द एरियाज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल में इन्होंने काफी सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। बुकानन, बस फ्रैंकिस बुकानन याद रखना। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट सी राजगोपालाचारी। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये आप जान ही रहे हैं। लास्ट गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश इंडिया के थे वो माउंटबेटन, और लास्ट गवर्नर जनरल जो फ्री इंडिया के थे मींस आफ्टर 1947 कौन थे? ये हमारे इंडियन थे, सी राजगोपालाचारी। ही फाउंडेड द स्वतंत्रता पार्टी, ये भी करेक्ट है। ही पायनियर, ये गृह मंत्री भी रहे हैं और स्वतंत्रता पार्टी भी इन्होंने फॉर्म किया था, भारत रत्न भी इनको मिला है। हाँ, एक चीज और, हम इसका सारा डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर देंगे। He pioneered several temple entry movements in India, correct है। He was described by Gandhi as keeper of my conscience, all of the above. Which viceroy was assassinated in his office? ये लॉर्ड मेयो, एक अफगान के द्वारा पहला एक वाइसराय जो असैसिनेट किया गया था, जिस पर हमला किया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द टू नेशन प्रिंसिपल फ्रॉम द मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो 1909 का है, ये आपके ध्यान में होगा। द गवर्नमेंट हैड बीन कंटिन्यूअसली एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। तो असर्शन क्या कह रहा है? द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन टू नेशन प्रिंसिपल। ये तो सही है ही, जो पार्टीशन किस चीज पे आधारित था? टू नेशन के प्रिंसिपल पे। अब फ्रॉम द मार्ले मिंटो रिफॉर्म द गवर्नमेंट हैड बीन कंटिन्यूअसली एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टेड। सेपरेट इलेक्टेड का मकसद ही था कि देश को तोड़ के बर्बाद कर, धीरे धीरे पहले जहां तक हो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इन्होंने अपनाया। पहले इन्होंने इलेक्टेड हिंदू मुस्लिम के बीच किया, फिर हिंदू मुस्लिम के बाद इन्होंने एक्सटेंड किया डिफरेंट शेड्यूल कास्ट को 1919 में, फिर विमेन को। एक और मजे की बात यहाँ पे ये है, जो यूपीएससी के कैंडिडेट को या किसी स्टेट पीसीएस अपर लेवल के कैंडिडेट को ये जरूर जानना चाहिए कि विमेन को जो राइट मिला है, विमेन को जो राइट मिला फ्रेंचाइजी मींस वोटिंग राइट्स, ये 1919 के बाद मिला है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, जो पाश्चात्य सभ्यता वेस्टर्न सिविलाइजेशन या जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी भी यही स्थिति है कमोबेश। पहले
बाध्यता थी कि यदि आपको वोट देना है तो आपके पास कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टी या टैक्स वैल्यूएशन का मतलब आप टैक्स पे करते हो, आपके पास एक मिनिमम रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तब। तो सब उस कंट्री में भी, अमेरिका में या ब्रिटेन में उस समय भी 1920 के बाद ही महिलाओं को वोटिंग राइट प्रॉपरली मिलना शुरू हुआ है। तो खैर वोटिंग राइट यहाँ पे संबंध इसकी चर्चा हो रही है। क्वेश्चन ये है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द टू नेशन प्रिंसिपल। मार्लियामेंट 1909 का है। The government had been continuously accepting the principle of separate elected for the Muslim। तो स्वाभाविक है क्यों इसको एक्सेप्ट कर रही थी सेपरेट इलेक्टेड, डिवाइड एंड रूल, एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द टू नेशन प्रिंसिपल। दोनों सही है, उसका रीजन भी सही है। जब आपको डिवाइड कर रही है तो पार्टीशन होगा धीरे धीरे। तो ए इज करेक्ट, ए एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ एक ध्यान में रखना है कि ना यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल का मेंशन हो रहा है और ना इंडियन, सीधा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो राजगोपालाचारी। यदि ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात होती तो लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर, द गवर्नर जनरल हु एंडेड द सिलेबरी ट्रेडिशन, द गवर्नर जनरल हु ended the सिलेबरी ट्रेडिशन, ये एक्चुअली लॉर्ड एलन बरो है, ध्यान रखिएगा। With reference to the history of judicial system in India, consider the following statements. Warren Hastings initiated dispensation of justice through a hierarchy of civil and criminal courts। बिल्कुल, ये तो आप पहले भी देख चुके हैं, सही है। William Bentinck appointed Indians as deputy magistrates and subordinate judges in the judicial services। विलियम बेंटिक भी उदार थे जिनके समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ, मीन्स एबोलिशन ऑफ सती, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा का उन्मूलन। तो ये एक्चुअली विलियम बेंटिक भी उदार थे। अपॉइंटेड इंडियंस एज डिप्टी मजिस्ट्रेट एंड सबऑर्डिनेट जज इन द जुडिशियल सर्विस, ये भी जाइए। लॉर्ड मैकॉले हेडेड द कमीशन टू कॉडिफाइड इंडियन लॉज। भारतीय लॉ को कॉडिफाई प्रॉपरली किसने किया? लॉर्ड मैकॉले। आंसर क्या है? ऑप्शन, which of the following events took place during the tenure of Lord Dalhousie? Annexation of Punjab, enactment of the Widows Remarriage Act, revolt of 1857। ये तो आप समझ ही पा रहे हैं कि ये डायरेक्टली रॉन्ग हो रहा है। ये जो रिवॉल्ट है 1857 का, किसके समय में हुआ है? कैनिंग। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, सही है। इनेक्टमेंट ऑफ द विडोज रिमैरिज एक्ट, ये पहले भी मैंने बोला, एक और दो। Which among the following was were associated with the tenure of Lord Curzon? Annexation of Sindh, partition of Bengal, तो ये तो इस पे डिस्कस पहले भी हो गया। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर और एनेक्सेशन ऑफ सिंध, पार्टीशन ऑफ बंगाल, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के समय का है, एनेक्सेशन ऑफ सिंध इनके समय का नहीं है। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर, ये सही, 2 and 3 ऑप्शंस। नेक्स्ट, which among the following happened during the term of Lord Irwin? अब लॉर्ड इरविन पे भी चर्चा हो चुकी थी। assassination of सॉन्डर्स, ये भी सही है। सॉन्डर्स जो एसीपी थे उनके ऊपर बम फेंका गया था। 11 पॉइंट अल्टीमेटम वाइसराय महात्मा गांधी, ये भी सही है। दीपावली सेलिब्रेशन, जो डोमिनियन स्टेटस की बात की थी इरविन ने, वो दिन संयोग से दीपावली का था, तो इसलिए इसको दीपावली डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऑल 3
ऑप्शन आंसर डी इज करेक्ट। Which of the following events took place during the tenure of Warren Hastings? परमानेंट सेटलमेंट नहीं, ये तो आपको पता है ही किसने किया। सिस्टम ऑफ दस्तक और फ्री पाथ ये इसने किया, सही। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम वाज साइंड, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम वाज साइंड। तो श्रीरंगपत्तनम टीपू सुल्तान के साथ की बात हो रही है, मैसूर, आंग्ल मैसूर, और मैं बात कर रहा हूं वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सही है, सेपरेशन ऑफ ठग्स, इन्होंने क्योंकि उदार थे, इंडियन हित में सोचा। लॉर्ड कर्जन ये समझ ही रहे हैं कि ये एल्बर्ट बेल कंट्रोवर्सी कितने समय में आया, आपको पता है, लॉर्ड वेवेल, अगस्त ऑफर, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड विलियम बेंटिक सेपरेशन, लॉर्ड कर्जन एल्बर्ट बेल कंट्रोवर्सी, एंड लॉर्ड वेवेल अगस्त ऑफर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो इसको यहीं पे लास्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम और भी क्वेश्चंस और टॉपिक और जो इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस हों, जो डिफरेंट मीन्स मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ डील कर सकें, इसके साथ साथ आपकी तैयारी अच्छी हो, इसका ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे।